हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद और आप देख रहे हो मेरे साथ सोशल मंत्रा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है? अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। देन आज मैं आगे आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स, यानी जो ब्रिक्स जो संगठन बना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य है इसको बनाने के, क्या रीज़न था इसको बनाने का। आप देखते हो जैसे यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसको बनाने का भी उद्देश्य था कि पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना, कि कैसे पीस मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो वैसे ही कुछ ऐसे पॉइंट्स है इसके अंदर कि ब्रिक्स को क्यों बनाया गया, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको ध्यान से सुनिए। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव रीजनल डेवलपमेंट, यानी जो ये 5 कंट्री है, चाहे आपका ब्राज़ील हो, रसिया हो, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, पांचों कंट्री के अंदर रीजनल डेवलपमेंट होगा, यानी क्षेत्रीय विकास होगा। कोई भी कंट्री डेवलप ना हो ऐसा कोई रीज़न नहीं होगा उसके पास। वो कंट्री आपस में सपोर्ट करेंगी एक दूसरे को, चाहे वो इकोनॉमिकल बेसिस पे हो, चाहे आपका सोशल बेसिस पे हो, चाहे टेक्निकल बेसिस पे हो, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी, सपोर्ट करेंगी। तो इसलिए बोला है टू अचीव रीजनल डेवलपमेंट। ब्रिक्स बनाने का पहला ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य यही है कि वो अचीव करेंगे किसको? रीजनल डेवलपमेंट को। सेकंड है इसका टू रिमूव ट्रेड बैरियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम लिबरलाइजेशन और ट्रेड बैरियर जो है इसको भी कहते हैं, आपने सुना होगा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मैक्सिमम कंट्रीज़ के बीच में जब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है तो कुछ कंट्रीज़ बैरियर लगा देती हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं। तो उस रिस्ट्रिक्शन को कम कैसे किया जाए? तो ये 5 कंट्रीज़ ने मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जो संगठन बनाया था, इसी के अकॉर्डिंग इसमें बोला गया है कि वो क्या करेंगे? रिमूव करेंगे ट्रेड बैरियर को, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जो रुकावटें लगाई हैं, इसको ख़त्म करेंगे। ओके, कन्फर्म है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव, तीसरा जो उद्देश्य है, वो यही है कि पांचों कंट्री को अपने में क्या करना है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? आपको पता है, जीडीपी को ग्रो करके। तो जीडीपी ग्रो करने के लिए उनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, अपनी जो मार्केट है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। तो इसी फेज में इंडिया भी वर्क कर रहा है, आपको पता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे बोला कि जो रिसोर्सेज हैं इसको अच्छी तरीके से यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा स्केल पे, ज़्यादा अमाउंट पे हम उसको यूज़ कर लें, ठीक है ना। एक लिमिटेड, यहाँ पे बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है वैकल्पिक हमारे पास क्या होना चाहिए? एक डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि हम रिसोर्सेज की डिपेंडेंसी एक चीज़ के ऊपर ना हो। और हम आपस में जो पांचों कंट्री क्या करेंगी? ये आपस में टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज को शेयर करेंगी। अगर सपोज दैट इंडिया के पास किसी रिसोर्सेज की कमी है तो वो किससे लेगा? वो आपका चाइना से ले सकता है। चाइना को अगर किसी चीज़ की, किसी रिसोर्सेज की कमी है तो वो आपका अफ्रीका से ले सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके वो क्या करेंगे? अपने जो रिसोर्सेज हैं इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स, बिल्डिंग रिलेशनशिप।
ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था ब्रिक्स, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपस में रिलेशन बिल्ड करना है, बनाना है, आपस में रिश्ते बनाने पांचों कंट्री को। क्योंकि आपको पता है इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा है, वॉर सिचुएशन भी है। अभी करंट में आप देखते हो कि डोकलाम को लेकर है, कुछ ऐसे रीजन को लेकर है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर है, तिब्बत को लेकर है, तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन फिर भी इन्होंने आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है और वो आपस में क्या करेंगी, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगी। और इसी चीज़ को लेकर कंट्रीज़ के बीच में टाइम टू टाइम ट्रीटीज़ होती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है, डीलिंग होती है। ठीक है, तो ये क्लियर है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे ही मैं आपको अगर बताऊं तो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ब्रिक्स को लेकर एक बैंक बनाया गया है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। उसको कहते हैं हम ब्रिक बैंक्स। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रिक। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली मैं आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बता रहा था। तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, दो ही ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को। तो इन पांचों कंट्री ने मिलके अपना एक न्यू बैंक डेवलप किया है जिसको हम कहते हैं NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB, ये आप याद रखना, NDB। ओके, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या, तो पांचों कंट्री ने मिलके वर्ल्ड बैंक और IMF को प्रायोरिटी ना देते हुए इन्होंने आपस में एक अपना बैंक स्टेबल किया है। अब इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको कहते हैं ब्रिक्स बैंक। ठीक है, ब्रिक्स बैंक। अब ब्रिक्स बैंक कब बना था ये भी आपको बता देता हूं, कब फॉर्म हुआ था। ब्रिक बैंक फॉर्म हुआ था आपका 15 जुलाई 2014, यानी 2014, यानी 15 जुलाई 2014 में ये फॉर्म हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये संघाई चीन में, यानी ब्रिक बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, चाइना के अंदर है। ये चीज़ आप याद रखना कि कहाँ पे, चाइना। चाइना में एक सिटी है संघाई, ये याद रखना। ठीक है, अब आपको एक एडवांटेज की बात बताता हूं कि इसमें इंडिया का रोल कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि इसके जो फर्स्ट यानी पहले जो अध्यक्ष थे ब्रिक बैंक के, वो एक इंडियन ही थे, उनका नाम था KU कामत। क्या नाम था इनका, KU कामत। ठीक है, ये याद रखना कि ब्रिक बैंक का जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपके KU कामत। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई ये इस बैंक की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि इसमें मेंशन है, ब्रिक्स नेशन आर गोइंग टू डेवलप ए जॉइंट बैंक। ये पांचों कंट्री ने मिलके एक जॉइंट बैंक बनाया है। जैसे आपको पता है यूरोपियन कंट्री जितनी भी है उन्होंने एक अलग अपना करेंसी डेवलप की है जिसको हम कहते हैं यूरो। और यूरो की वैल्यू डॉलर से ज़्यादा होती है, आपको भी पता है। तो वैसे ही ये पांच कंट्री ने मिलके एक अपना बैंक बनाया है जिसका नाम है ब्रिक बैंक, और इसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। और 15 जुलाई 2014 में ये फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके KU कामत। ठीक है, अब आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने एक अपनी कंट्री में यानी अपनी एक करेंसी डेवलप की है, उसको हम यूरो कहते हैं। वैसे ही
ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलके एक अपनी करेंसी डेवलप की है, उसको हम ब्रिक्स करेंसी भी कहते हैं, ठीक है, ब्रिक करेंसी। अब सपोज दैट इंडिया को ट्रेड करना है साउथ अफ्रीका के साथ। इंडिया ने अगर कोई चीज़ परचेज की है साउथ अफ्रीका से, यानी खरीदी है, तो उसको कौन सी करेंसी में उसको रिटर्न करना होगा, पेमेंट करनी होगी, तो जो उनकी करेंसी है उसमें पेमेंट करनी होगी। अब इससे क्या होगा कि ब्रिक बैंक जो है इनकी कॉमन करेंसी हम यूज़ करेंगे और हम उस करेंसी के थ्रू भी उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, इसमें एक और पॉइंट आता है R5। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको पहले ही बता देता हूं। R5, आर का मतलब है जो ये पांचों कंट्री है, चाहे आपका ब्राज़ील हो, रसिया हो, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनकी जो करेंसी है वो R से स्टार्ट होती है, जैसे इंडियन रुपीस हो गई, आपको पता है। तो पांचों कंट्री की जो करेंसी है R5 को स्टेबल करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ब्रिक बैंक बनाया गया। अब इतना हो गया। अब नेक्स्ट आपको बता देता हूं कि 100 यानी 100 अरब डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट से ये बैंक स्टार्ट हुआ। कितने? 100 अरब डॉलर, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इसमें क्या था कि ईच कंट्रीज को कंट्रीब्यूशन देना था 10 अरब डॉलर, ठीक है ना, 10 अरब डॉलर का कंट्रीब्यूशन देना था। अब 10 अरब डॉलर देने के हिसाब से क्या होता है, ये 50 अरब डॉलर हो जाता, लेकिन यहाँ मैंने क्या बोला, 100 अरब डॉलर। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि चाइना का कंट्रीब्यूशन 100 अरब में 41 अरब डॉलर का, यानी अगर मैं आपको बता दूं कि चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है वो 100 में से 41 जो था वो सिर्फ, यानी 41 अरब डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ चाइना ने किया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या था, इंडिया और ब्राज़ील ने मिलके, यानी इंडिया और ब्राज़ील ने मिलके और ब्राज़ील ने 18% यानी 18% का शेयर दिया। कितने परसेंट का? 18% का। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो ये 77% हो गया। अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका ने इसमें 5 अरब डॉलर का इन्वेस्ट किया, तो ये आपका हो गया 82%। बाकी कितना बचा? 18%। तो 18% आपका, देखो चाइना मैंने आपको बता दिया 41 अरब डॉलर, इंडिया ब्राज़ील 18%, अफ्रीका मैंने आपको बता दिया कितना परसेंट, वो 5 अरब डॉलर का। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इस बेसिस पे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ इन्होंने एक अपनी करेंसी डेवलप की है, एक इतना बड़ा बैंक स्टेबल किया है, जिसमें फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट था वो 100 अरब डॉलर का था, और इन फ्यूचर आने वाले टाइम पीरियड में एक ये बहुत बड़ी सुपर पावर बन सकती है। अब इसमें देखोगे कि ट्रीटी साइन, तो पांचों देशों ने मिलकर इसके लिए ट्रीटी यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जुलाई 2015, ट्रीटी इन फोर्स। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब कुछ मैं इसके मेरिट और डीमेरिट्स भी बता देता हूं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के। ठीक है, तो इसके सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दी ब्रिक्स। क्या एडवांटेज है, स्पेशली इंडिया के लिए क्या एडवांटेज है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंडिया इज आल्सो एक्सेप्टेड टू ग्रो फास्टर देन चाइना आफ्टर 2020, यानी 2020 के बाद से इंडिया चाइना से भी ज़्यादा फास्टर ग्रोइंग कंट्री बन जाएगी। ठीक है ना, ये एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट है आपका रेजिंग इनकम इन द ब्रिक्स नेशन विल क्रिएट ए न्यू मिडल
कस्टमर यानी कंज्यूमर क्लास इन दी वर्ल्ड, यानी ब्रिक्स जो कंट्री है उसके अंदर जितनी भी कंट्री इन्वॉल्व है, मेंबर हैं, उन कंट्री के अंदर मिडल जो कस्टमर है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होंगे, यानी मिडल क्लास सबसे ज़्यादा इन्हीं कंट्री के अंदर होगी। नेक्स्ट है ऑल ब्रिक कंट्रीज हैव एक्युमुलेटेड ग्रेट लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, के ब्रिक्स की जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये अलग लेवल की एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंगी, इनके पास ज़्यादा अमाउंट होगा अदर कंट्रीज़ की करेंसीज़ का, ठीक है। और जिस कंट्रीज़ के पास ज़्यादा करेंसी होती है अलग कंट्री की तो उसको बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है आपको एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर मार्केट एंड द रेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़, तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी इससे रेज होती हैं, ये एडवांटेज है, बिकॉज ऑफ इससे ट्रेड भी होता है। नेक्स्ट है आपका ब्रिक कंट्रीज़ विल हैव ए कंपेरेटिव एडवांटेज इन डेवलपमेंट पैटर्न, कि ब्रिक कंट्री कुछ एडवांटेज लेती है, कुछ पैटर्न अपनाती है, अलग अलग तरीके अपनाती है डेवलपमेंट को लेकर, और जो हर कंट्री को फॉलो करने होते हैं जो इसके मेंबर हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं क्या है। द डोमिनेंस ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी एंड इट्स रोल इन ट्रेड रिलेशन मार्केट द ब्रिक्स मच मोर ऑफ ए चाइना विथ पार्टनर ग्रुप देन ए यूनियन ऑफ इक्वल मेंबर। तो यहाँ पे क्या बोला, एक डिसएडवांटेज ये है क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो ब्रिक बैंक का 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, इसमें 41% जो है यानी 41 अरब डॉलर का जो इन्वेस्ट है ये चाइना का है। तो सिंपल सा भाई, जिसका पैसा ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, वो डोमिनेंस करता है। आपको पता है कि अगर क्रिकेट खेलते हैं छोटे बच्चे तो जिसका बैट होता है वो कभी आउट नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे क्या बोला है कि ये डिसएडवांटेज है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करता है वो चाइना करता है, इसी बिहाफ पे उसका डोमिनेंस ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट है आपका जो डिसएडवांटेज है, ब्रिक्स कंट्री लैक मैच्योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ब्रिक कंट्रीज़ जो है वहाँ पे इकोनॉमिक मैच्योरिटी जो है वो इस चीज़ को लेकर कम है कि किस कंट्री का ज़्यादा फ़ायदा होगा, किस कंट्री का कम होगा। चाइना का इसमें मैक्सिमम बेनिफिट है, ये आपको बता दूं। ब्रिक्स मेंबर लैक कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रायोरिटीज दैट आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्टिविटी शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। इस चीज़ की भी कमी है कि अगर एक कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी कंट्री को शेयर नहीं करती है रियलिटी में, ठीक है ना, क्योंकि हर कंट्री आगे बढ़ना चाहती है। जैसे आपको पता है चाइना साउथ एशिया में इंडिया से आगे बढ़ना चाहती है, इसीलिए वो टाइम टू टाइम क्या करती है, वो अटैकिंग मोड पे रहती है। कैप्चरिंग उसका मेथड है, फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है कैप्चरिंग। वो अलग अलग देशों को हथियाना चाहती है और अपनी सीमा रेखाओं को बढ़ाना चाहती है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट व्यू पॉइंट एंड इन्फ्लुएंस इन द इंटरनेशनल एरिना। डिफरेंट व्यू पॉइंट यानी हर कंट्री का यहाँ अलग अलग व्यू पॉइंट है और इन्फ्लुएंस करती है इंटरनेशनल एरिना को, ठीक है। यानी हर कंट्री का अलग अलग सोच है और वो किसी के ऊपर थोप नहीं सकता इस चीज़ को लेकर। ओके, अब कंक्लूजन की बात करता हूँ, क्या मूल्यांकन आता है इसका, क्या निष्कर्ष निकलता है। देखो आज के टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, जैसे 2009 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। बहुत सारी कंट्रीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहती है, ठीक है। इसी बेसिस पे आपको बता दूं, जैसे ब्रिक बैंक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक का रोल प्ले करती है ट्रेड के पर्पस के लिए, और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव एंड एम है ये फुलफिल हो रहा है आज के टाइम पीरियड में, ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इसको बनाया गया था और ये फुलफिल हो रहा है। और इन फ्यूचर शायद ये आगे और बड़ा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसके अंदर पॉलिटिक्स और कुछ ऐसे इशू इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ इकोनॉमिकली सेक्टर को ही टारगेट करें, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया और चाइना की कभी नहीं बनी।
ठीक है ना। तो इन फ्यूचर सिर्फ इनको इकोनॉमिकल गेनिंग को देखते हुए आगे क्या क्या करना है ये डिसाइड करना है। तो आज ये आपका कंप्लीट हो चुका है ब्रिक्स। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ आपको न्यू जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।